नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए डी ट्रिपल एस पी टीजीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे उनके विद सॉल्यूशन के साथ। बार बार तथ्यों की रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। जैसा कि हम अधिक से अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों के उनकी बार बार रिवीजन और उनके विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में होने वाली आपकी परीक्षा 17 अगस्त और 23 अगस्त को जो परीक्षा टीजीटी हिंदी की होने वाली है, तो उनके लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। इन्हीं तथ्यों में से, इन्हीं प्रश्नों में से काफी सारे प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास के। प्रश्न नंबर 36 से 35 तक हम पहले कर चुके हैं। तो देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पहला उपन्यास पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से बाण भट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये इनका पहला उपन्यास है और पहला ये ऐतिहासिक उपन्यास भी माना जाता है। ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा रहा है हजारी प्रसाद जी द्वारा प्रथम, तो नाम आ जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा, प्रकाशन वर्ष 1946। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अलावा पुनर्वा, चारूचंद लेख और जो है अनाम दास का पोथा, ये सभी उपन्यास हजारी प्रसाद जी के ही है। इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित, उनका प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास भी माना जाता है। इनका प्रथम ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है और इनमें 3 प्रमुख पात्र रहे हैं। पात्र भी पूछ लिए जाते हैं इसके, बाणभट्ट, भट्टनी और निपुणिका। तीनों पात्र जो है बाणभट्ट की आत्मकथा से लिए गए हैं। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 1946 में राजकमल द्वारा प्रकाशित किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 37। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। इनमें से महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है। पहला गिरमिटिया, अभिज्ञान तोड़ो करा तोड़ो, तोड़ो कारा तोड़ो और मृत्युंजय। तो ये इन उपन्यासों में से महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है, आंसर हो जाएगा पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया किसके द्वारा रचित है, ये भी हम देख लेते हैं। तो पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित, ये उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा रचित है। हिंदी का उपन्यास है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है और इसका प्रमुख नायक है मोहनदास। अगर पात्र भी पूछ लिया जाए मोहनदास किस उपन्यास का पात्र है, तो पहला गिरमिटिया उपन्यास का पात्र है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं। पीली आंधी उपन्यास की लेखिका कौन है। पीली आंधी नामक जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। पीली आंधी उपन्यास जो है, इनमें से लेखिका होगी हमारी कृष्णा शोभता, मैत्री पुष्पा, प्रभा खेतान या चित्रा मुद्गल। तो सही आंसर हो जाएगा प्रभा खेतान। प्रभा खेतान जी द्वारा लिखा गया ये उपन्यास पीली आंधी काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखना है प्रभा खेतान। तो पीली आंधी, पैसे पीली आंधी, पैसे शब्द से ही शुरुआत हो रही है, तो पैसे प्रभा खेतान। इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो। अन्य उपन्यास है इनके प्रभा खेतान जी के, आओ पेपे घर चले, छिन्न मस्ता और जो है पीली आंधी, अग्नि संभवा, तालाबंदी, अपने अपने चेहरे। ये सभी उपन्यास प्रभा खेतान की हैं। इनको आपको फिर से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी महिला लेखिकाएं हुई हैं उनसे संबंधित रचनाओं को परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है। 3 से 4 प्रश्न जो है महिला लेखिका संबंधी रचनाओं से पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन सभी को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 39। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। तो घुमक्कड़ शास्त्र नामक जो यात्रा वृत्तांत है, ये राहुल सांसकर्तायन जी द्वारा लिखा गया है। ये आप सभी को पता है, क्योंकि यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत राहुल सांसकर्तायन जी काफी प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं। तो देख लेते हैं, राहुल सांसकर्तायन का मानना है कि घुमक्कड़ी मानव मन की मुक्ति का साधन होने के साथ साथ अपने क्षितिज विस्तार का भी साधन है। और उन्होंने कहा भी है कि कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ो, संसार तुम्हें तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। अगर ये पंक्ति भी पूछ ली जाए तो आपको बता देनी है
कि राहुल सांसकर के द्वारा ये कहा गया है कि कमर बांध लो भाविक मुकड़ो, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। राहुल ने अपनी यात्रा अनुभवों को आत्मसात करते हुए घुमक्कड़ शास्त्र भी रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 40। थोड़ा जल्दी प्रश्नों के रिवीजन करेंगे हम भाई। अधिक से अधिक प्रश्नों की परीक्षा तक आप लोगों को रिवीजन करनी है। तो देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया? तो आप सभी को पता है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने अपने जब हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था, इन्होंने जो लगभग जो है 11 और जो है कहीं कहीं आपको 11 कालखंड देखने को मिलेंगे तो कहीं आपको 12 कालखंड देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में जो है एक ही आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो ग्रियर्सन ने उन्हीं कालखंडों के अंतर्गत एक कालखंड ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण भी इन्होंने दिया था। तो देखते हैं कुछ और अन्य तथ्य जॉर्ज ग्रियर्सन से संबंधित। आपको पता ही है जॉर्ज ग्रियर्सन का जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रकाशन वर्ष 1888। भाषा रही है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ था इनका। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से लिखा। और इस ग्रंथ को जो है सबसे पहले इन्होंने कर्मानुसार जो है विधि को अपनाते हुए लिखा है। अनुसार एक सेकंड भाई, काल कर्मानुसार जो है विधि को इन्होंने अपनाया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया है और अन्य जो है सूचनाएं भी इससे संबंधित दी गई है और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं ग्रियर्सन से संबंधित, ताकि आपको समय समय पर रिवीजन होती रहे सभी तथ्यों की। तो देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य जो नामकरण है जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका विशेषांक के रूप में हुआ। कवियों व लेखकों का विभाजन इन्होंने काल कर्मानुसार किया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया। 1952 कवियों व लेखकों का इसमें वर्णन किया गया है और प्रत्येक अध्याय काल विषय का सूचक है। भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण काल या स्वर्ण युग की संज्ञा दी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण युग किसने कहा? तो ग्रियर्सन जी का नाम आएगा और फिर उसके बाद जो है एक विद्वान का नाम और आता है जिसका नाम है श्याम सुंदर दास। भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल की संज्ञा श्याम सुंदर दास ने भी दी है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम सबसे पहले पूछा जाए तो नाम आएगा ग्रियर्सन जी का और यह ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त किया गया है। 12वें अध्याय में काल विभाजन का निर्देश दिया गया है। तो इस ग्रंथ को जो है इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को इन्होंने 11 अध्यायों में विभक्त किया है। 12वें अध्याय में इन्होंने काल विभाजन का निर्देश दिया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर लगाना है। आगे बढ़ते हैं। ग्रियर्सन जी का काल विभाजन जो है किन किन कालखंडों में अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने डिवाइड किया है, बांटा है, अर्थात विभाजित किया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले नाम दिया उन्होंने चारण काल है भाई, जिसको हम आदिकाल के नाम से भी जानते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, तो नाम आ जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन जी का। और एक विद्वान ने और कहा है आदिकाल को चारण काल, राम कुमार वर्मा जी ने। लेकिन इन्होंने जो है राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को दो भागों में बांटा है, एक तो चारण काल और दूसरा है संधि काल। प्रथम काल को इन्होंने संधि काल कहा है और दूसरे काल को इन्होंने दूसरे भाग को चारण काल कहा है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा कालखंड है जॉर्ज ग्रियर्सन जी का 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण जयसी और उनकी कविता ब्रज का कृष्ण संप्रदाय या कृष्ण काव्य भी कह सकते हैं, जैसे कि हमें प्रश्न में देखने को मिला था।
ब्रज का कृष्ण काव्य भी कह सकते हैं या फिर संप्रदाय भी कह सकते हैं, तो दोनों कह सकते हैं, तो ध्यान रखना है। मूल दरबार तुलसीदास, रीतिकाल और जो है तुलसी के अन्य प्रवृत्ति कवि, इन्होंने जो है 8वें अध्याय में रखे हैं। 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विविध अज्ञात कवि जो है इन्होंने 11वें कालखंडों में रखा है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। हालांकि ये कालखंड पूछे नहीं जाते, अगर पूछ भी लिया जाए इनमें से कौन सा कालखंड जो है ग्रियर्सन जी द्वारा नहीं दिया गया, तो आपको इन सभी को पढ़ते हुए रिवाइज करते हुए जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? कलम का सिपाही नामक रचना अमृत राय जी द्वारा लिखी गई है और किसके जीवन पर आधारित है? ये कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित रचना है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय है। एक है हमारे लेखक अमृत लाल नागर, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। अमृतलाल नागर नहीं है, कलम के सिपाही के रचनाकार अमृत राय है। अमृतलाल नागर ने लिखा है मानस का हंस, मानस का हंस, जो कि तुलसी के जीवन पर आधारित है, तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है, तो ध्यान रखना है। और एक है इनकी रचना जीवनी परक उपन्यास खंजन नैन, तो ये जो है ये सूरदास के जीवन पर लिखा है इन्होंने उपन्यास, तो ये अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित जीवनी परक उपन्यास रहे हैं, लेकिन कलम का जो सिपाही है ये अमृत राय जी ने लिखा। आगे बढ़ते हैं, पुस्तक में प्रेमचंद के जीवन के बारे में इन्होंने बताया है। अमृत राय जी ने कलम के सिपाही पुस्तक में किसके जीवन के बारे में बताया है? मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताया है। कलम के सिपाही को मूल रूप से प्रकाशित 1962 में किया गया। प्रकाशित होते हुए ही ये पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया था। और कलम के सिपाही ये पुस्तक हिंदी भाषा में लिखा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अमृत राय ने ये पुस्तक इतनी अच्छी लिखी थी कि 1963 में कलम के सिपाही इस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो आपको इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है कि कलम का सिपाही जो पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुई 1962 में, लेकिन एक वर्ष बाद ही 1963 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, जन्म अवधि हम रूप निहारल नैन तिरुपति भेल, तो ये पंक्तियां आप सभी को पता है किसके द्वारा रचित है? तो विद्यापति जी की ये पंक्तियां है। जन्म अवधि हम रूप निहारन नैन तिरुपति भेल, तो ये पंक्तियां विद्यापति जी की है। तो विद्यापति जी के संबंध में कुछ तथ्य हम देख लेते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं, भाषा और जो है उन्हें किस कवि की उपाधि मिली हुई है, तो आपको ध्यान रखना है कि विद्यापति की प्रमुख प्रमुख रचनाएं है कीर्ति लता, और जो है एक रचना है इनकी कीर्ति पताका, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, मणिमंजरा नाटिका, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, और जो है सबसे इम्पोर्टेंट है पदावली, जो कि मैथिल भाषा में लिखी गई इनकी रचना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विद्यापति जी द्वारा ये रचित प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट भाषा में रचित जो है इनकी रचनाएं हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विषय है इनके द्वारा रचित श्रृंगार और भक्ति रस में रचित है, जैसे कि विद्यापति श्रृंगार रस से उत्प्रोत रचना रही है इनकी। भाषा रही है संस्कृत, अवहट और मैथिली, जैसे कि मैंने आपको बताया। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट भाषा में रचित रचना है। पदावली मैथिली भाषा में रचना है और गंगा वाक्यावली इनकी जो है संस्कृत में लिखी गई रचना है। आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार व उपाधियां जो है काफी उपाधियां इन्हें मिली हुई है, पुरस्कार प्राप्त है इन्हें। इन्हें जो है महाकवि के रूप में भी जाना जाता है, कवि कंठाभरण के रूप में भी जाना जाता है, और इन्हें जो है जयदेव के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। मैथिल भाषा के जो जयदेव है विद्यापति को ही कहा जाता है, तो इस प्रकार से जो है काफी सारे इनको नामों की उपाधि मिली हुई है। कवि कंठाभरण, मैथिल कोकिल, जयदेव, महाकवि से ये सभी जो है पंचानन, ये सभी जो है ये उपाधियां
विद्यापति को प्राप्त हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। तो ये किसका कथन है? ये कथन किसका है? सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। ये कथन निम्नलिखित में से जो है रामविलास शर्मा जी द्वारा कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा जी का ये कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित हुए हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर किसी कीर्ति का मूल्यांकन करते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही पदों पर ये चले हैं, रामविलास शर्मा जी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, हजारी प्रसाद हमेशा जो है रामचंद्र शुक्ल के अपोजिट रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा जो तथ्यों को पढ़ोगे, इनकी परिभाषाओं को पढ़ोगे, तो जब बार बार उनको पढ़ोगे तो समझ बेस आपकी क्लियर होगी, तो आपको तभी वहीं से आंसर मिल जाएगा। कौन किस किस प्रकार से, किसने किस के बारे में क्या बातें कही है, तो ये सभी जब आप उनके विचारों को पढ़ोगे तो समझ आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। साहित्य और समाज एक साथ रखकर किसी कृति का मूल्यांकन करते हैं, ये स्वीकारा है रामविलास शर्मा जी ने। तो आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा जी की प्रमुख पुस्तकें हम देख लेते हैं। साहित्य आलोचना की 3 पुस्तक इन्होंने लिखी है, जैसे कि प्रगति और परंपरा 1949, संस्कृति और साहित्य 1949, तथा साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन। 3 प्रेक्षक की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। और भी अन्य कई आलोचनात्मक रचनाएं रामविलास शर्मा जी ने लिखी हैं। DSSB में जो है रामविलास शर्मा जी की रचनाओं से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इनकी रचनाओं को एक बार, सभी रचनाओं को रिवाइज करके जाना है, क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44, औचित्य रससिदस्य चित्रम काव्यस्य जीवितम। तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो ये पंक्ति हमारी क्षेमेंद्र जी की है। वैसे तो DSSB के अंतर्गत काव्य शास्त्र को सिलेबस में नहीं दिया गया, फिर भी पिछली परीक्षाओं को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम जो है काव्य शास्त्र के भी मुख्य मुख्य तथ्यों को, प्रश्नों को रिवीजन करते हुए चलेंगे, क्योंकि DSSB का हम कुछ कह नहीं सकते, पूछा भी जा सकता है प्रश्न काव्य शास्त्र संबंधी, ऐसा बिल्कुल नकारा भी नहीं जा सकता। तो देखते हैं PYQ के आधार पर ही हम जो है प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। आगे बढ़ेंगे। आचार्य क्षेमेंद्र काशी के निवासी थे और इन्होंने 11वीं शताब्दी में औचित्य संप्रदाय की स्थापना की। ज्यादा डेप्थ नहीं करेंगे काव्य शास्त्र से, कुछ बेसिक प्रश्नों को ही रिवीजन करते हुए हम चलेंगे, क्योंकि सिलेबस में काव्य शास्त्र को इस बार जो है दिया हुआ नहीं है, और जो है PGT परीक्षा में भी हमें अधिक प्रश्न देखने को नहीं मिले। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ही प्रश्नों को करेंगे। तो देखते हैं। क्षेमेंद्र ने अपनी कीर्ति औचित्य विचार चर्चा में रससिदस्य काव्य का जीवित तथा आत्मभूत औचित्य तत्व को घोषित कर नए सिद्धांत की स्थापना की है, औचित्यवाद। तो आचार्य आनंदवर्धन काव्य शास्त्र में ध्वनिवाद के प्रवर्तक रहे हैं। मम्मट की जो ये पंक्तियां है काफी बार पूछी जाती है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुण पुनः कवापि। आगे बढ़ते हैं। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान है। काव्य के संबंध में परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। काव्य भेद वहां पर बताए गए हैं। काव्य की परिभाषा चाहे पाश्चात्य विद्वान ने दी हो या फिर भारतीय विद्वान ने दिए हो, परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इसे इंक्लूड किया है। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान है, तो ये कहा है कोलरिज ने। तो कोलरिज की ये कथन है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति श्री भट्टोत की है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति के काव्य की रचना का समर्थन बनाती है। तो ये भट्टोत जी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 47, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा महावीर प्रसाद
द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका का जो संपादन इन्होंने 1903 में किया। इससे पहले जो है चिंतामणि घोष जो है इसके प्रथम संपादक माने जाते हैं। चिंतामणि घोष जी जो है इनके प्रथम संपादक रहे हैं। उसके चिंतामणि घोष के बाद जो है श्याम सुंदर दास ने भी जो है इसका संपादन कार्य संभाला था। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष, 1901 में श्याम सुंदर दास और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब किया, मैंने आपको बता ही दिया, 1903 में। और कब तक संपादित किया इन्होंने, 1920 तक, यानी कि और यह एक मासिक पत्रिका थी, महीने में एक बार निकलती थी सरस्वती पत्रिका। और 17 वर्ष तक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन कार्यभार संभाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 48 क्वेश्चन में पूछा गया है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास माना जाता है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। तो देख लेते हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा खड़ी बोली का प्रथम जो है महाकवि भी रहा है और कृष्ण काव्य की परंपरा में होते हुए उससे ये भिन्न है। प्रिय प्रवास एक विरह काव्य है और जो है इसमें 17 सर्ग है, कामायनी में 15 सर्ग है, साकेत में 12 सर्ग है। तो इस प्रकार से सभी जो है महाकाव्य के सर्गों का भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49, भाषा के लक्षक व व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। तो ये किसके संबंध में ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कथन कहा है कि भाषा के लक्षक व व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक सीमित है, पूरी परख इन्हीं को थी। ये इन्हीं के शब्द पर किस कवि को इन्होंने जो है बताया है, तो इन्हीं शब्द में किस कवि को के लिए प्रयुक्त किया गया है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का घनानंद जी। घनानंद जी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कथन कहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 50, सुख सागर के रचनाकार कौन है। सुख सागर के रचनाकार सदा सुखलाल जी रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। मुंशी सदा सुखलाल नियाज ने विष्णु पुराण के आधार पर खड़ी बोली में सुख सागर की रचना की। आरंभिक खड़ी बोली की रचना में सुख सागर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। सांध्य भाषा से अभिप्राय है। सांध्य भाषा से अभिप्राय ऊपर से लोग विरोधी अर्थ देने वाले किंतु साधना के विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा से है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 52 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने दिया। हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत इनका ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने हिंदी साहित्य के अतीत नाम से लिखा और आदिकाल को वीर काल तथा रीतिकाल को इन्होंने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। तो आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधु ने कहा है रीतिकाल को अलंकृत काल। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल और उत्तर मध्यकाल के नाम से संबोधित किया है, यानी कि दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को हमेशा जो है रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया है, क्योंकि इन्होंने जो है आदिकाल को भी जो है वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, और साथ ही जो है इन्होंने आदिकाल नाम देना भी जो है नकारा नहीं है। तो कह सकते हैं आदिकाल भी कह सकते हैं और वीर गाथा काल। इसी प्रकार इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर शुक्ल जी ने रीतिकाल की संज्ञा दी है प्रवृत्ति के काल के आधार पर, और उन्होंने कहा उत्तर मध्यकाल भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राम कुमार वर्मा जी का ने रीतिकाल को कला काल नाम दिया है और आदिकाल को इन्होंने राम कुमार वर्मा ने संधि और चारण काल दो भागों में बांटा था, संधि चारण। तो ये आपको ध्यान रखना है। सभी तथ्यों को उससे मिलते जुलते तथ्यों को जो है बार बार रिवीजन करते हुए चलना है, ताकि आपको
परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई देखने को ना मिले और परीक्षा में आप कंफ्यूज ना हो। जब आपके सामने आसान तथ्य भी होंगे तो भी आप जो है कंफ्यूजन के उसमें जो है आप प्रश्नों को गलत कर सकते हो। इसलिए मेरा जो है तथ्यों की बार बार रिवीजन कराने का मकसद यही है कि आप जो है अधिक से अधिक प्रश्नों को आप जो है परीक्षा में सही करके आओ, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा। 1% में आपके 0.25 मार्क्स जो आपके कट जाएंगे। यानी कि जब आपके 4% गलत हो जाएंगे तो सीधा सीधा आपका 1 नंबर वहां पर कट जाएगा, यानी कि 4 के बजाय आपके 5 नंबर कटेंगे। तो इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका एग्जाम होने वाला है। हर एक प्रश्नों को ध्यान से समझ के साथ करना है। जो आपको प्रश्न नहीं आता उसको आपको बिल्कुल छोड़ देना है। तो देख लेते हैं। डॉक्टर रसाल काव्य कला कहा है। रीतिकाल को इन्होंने डॉक्टर रसाल ने और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है रीतिकाल को जो है श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक पंक्ति दी गई है, बाल चंद बिजबाई भाषा वो नहीं लगन दूजन हासा। तो ये पंक्तियां किसकी है? ये उपयुक्त पंक्तियां जो है विद्यापति जी द्वारा रचित है। तो विद्यापति जी की पंक्तियां आपको काफी परीक्षा में देखने को मिलती है, तो ध्यान रखना है। तो मैथिल कोकिल विद्यापति संस्कृत, मैथिली और अवहट भाषा के प्रकांड पंडित रहे हैं। उन्होंने 1 दर्जन ग्रंथों का प्रणयन किया और इनमें कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली मुख्य है। पदावली विद्यापति की ख्याति का आधार बनी है और पदावली की जो प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां है यही है, बालचंद बिजबाई भाषा दुहु नहीं लगन दूजा हाशा। तो ये पंक्तियां विद्यापति जी की पदावली रचना से ली गई है। विद्यापति का जन्म 1352 ईस्वी, मृत्यु 1448। ये शिव भक्त थे। विद्यापति शिव थे भाई, वैष्णव नहीं थे। तो ये कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि विद्यापति क्या थे? शिव थे। तो वैष्णव नहीं थे। विद्यापति की पदावली को देख करके वैष्णव होने का भ्रम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव के गीत भी लिखे हैं, जैसे कि पदावली, मैंने आपको बताया पदावली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 54। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुखसुखी के द्वारा किया गया है? तो सुखसुखी द्वारा किस रासो का काव्य की कथा का वर्णन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ये कथन कहा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त या जोड़ा या मिलाया हुआ का मतलब होता है प्रक्षिप्त का मानना चाहिए। तो जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए, इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। इनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। तो अगर ये पूरा का पूरा कथन दे दिया जाए किसके द्वारा रचित है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 55। संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ? संत मत के अलावा शब्द का या शब्द का जो प्रचलन हमें नाथ पंथ में देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थवाल ने गोरखनाथ की रचना का संग्रह गोरखवाणी नाम से संपादित कर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में प्रकाशित कराया था। शब्दी पद राग सामग्री शिष्या दर्शन प्राण संकली नरवे बोध आत्म बोध अभिमात्रा जोग 15 तिथि सप्तवार मच्छिंद्री गोरख बोध रोमावली गयान तिलक पंचमात्रा, इन 13 रचनाओं को पीतम्बर नाथ बड़थवाल ने प्रमाणिक माना है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कितनी रचनाओं को प्रमाणिक माना है पीतम्बर नाथ बड़थवाल ने। तो आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार एक ये कथन भी पूछा जाता है कि शब्दी गोरखनाथ की सबसे प्रमाणिक रचना है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। या ये भी पूछा जा सकता है किसने शब्दी गोरखनाथ की जो शब्दी को सबसे प्रमाणिक रचना माना है, तो नाम आएगा हजारी प्रसाद जी का।
शब्द या शब्द का प्रचलन नाथ पंथ में हुआ और संत मत में बहुप्रचलित रहा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 56। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भान कौन सा है? भान जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के इन नाटकों में से कौन सा है? तो ये आपको बताना है। विस्मय विष्णुतम जो है इनका भान है। भान भी बोल सकते हैं भाई। तो भान क्या होता है? जिसमें एक जिस नाटक में जो है एक पात्र हो वही नाटक हमारा भान कहलाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटकों की रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। भारतेंदु जी द्वारा कुछ मौलिक नाटक है, तो देखते हैं। मौलिक नाटकों में जो शामिल है वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873। इस नाटक में भारतेंदु जी ने मांसाहार के कारण की जाने वाली हिंसा पर व्यंग्य किया है। तो मांसाहारों के कारण जो हिंसा की जाती है उस पर भारतेंदु जी ने वेदिकी हिंसा न भवती नाटक के माध्यम से व्यंग्य किया है। प्रेम जोगनी नाटक का जो प्रकाशन 1874, सत्ता हरिश्चंद्र 1875। प्रकाशन वर्ष को भी ध्यान रखना है। मुख्य मुख्य रचनाओं के प्रकाशन वर्ष परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने पीजीटी परीक्षा को देखा तो उसमें हमने जो है यही पाया है कि जो जितने भी हमारी मुख्य रचनाएं हैं उनके प्रकाशन वर्ष को भी जो है हमें ध्यान रखना है, हमें पता होना चाहिए। सत्ता हरिश्चंद्र 1875, चंद्रावली 1875, विस्मय विस्मयोधम जो ये नाटक है ये इनका भान है 1876। भारत जननी 1877 और भारत दुर्दशा इनका 1880 का नाटक है। नील देवी भी 1880। अंधेर नगरी 1881। इस नाटक में ब्रिटिश शासन व्यवस्था और धार्मिक पाखंडों पर प्रहार किया है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू नेशनल थिएटर की मांग पर भारतेंदु जी ने इस नाटक की रचना एक रात में की। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी ने एक रात में लिखा? तो अंधेर नगरी की रचना जो है भारतेंदु जी ने एक रात में की है। और 1881 इसका प्रकाशन वर्ष। ब्रिटिश शासन व्यवस्था व धार्मिक पाखंडों पर इन्होंने इस नाटक के माध्यम से प्रहार किया है, व्यंग्य किया है। सती प्रताप जो है 1884। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कुछ अनुदित नाटक यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि रत्नावली 1868 हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक का अनुवाद है ये रत्नावली। विद्या सुंदर जो है बांग्ला भाषा का अनुवाद है 1878 में ही ये। पाखंड विडम्बन जो है कृष्ण कृत प्रबोध चंद्रोदय के तृतीय अंक का अनुवाद है 1872। कपूर मंजरी 1875 प्राकृत में रचित राजशेखर की रचना का अनुवाद है कपूर मंजरी। और जो है मुद्रा राक्षस जो है 1878 गुप्तकालीन नाटककार विशाख दत्त के संस्कृत के नाटक का अनुवाद है। ये है दुर्लभ बंधु 1880 शेक्सपियर द्वारा रचित नाटक मैनचेस्ट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हमारा एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य नामक जो नाटक है शंकर शेष जी द्वारा रचित विसंगति बोध से जुड़े नाटककार रहे हैं शंकर शेष। और उन्होंने एक और द्रोणाचार्य 1977 में लिखा विशेष ख्याति प्राप्त हुई है इस नाटक के माध्यम से इन्हें। यह दो समांतर कथाओं प्रसंगों पर चलने वाला नाटक है, यानी कि एक तरफ जो है आधुनिकता दिखाई गई है और जो है आधुनिक कथा है और दूसरी तरफ जो है प्राचीन कथा है। प्राचीन कथा को दर्शाया है। तो एक तरफ आधुनिकता और दूसरी तरफ प्राचीनता का जो है इन्होंने समन्वय करते हुए इस नाटक को दर्शाया है। दो समांतर कथाओं का प्रसंग इसमें साथ साथ चलता है। एक और अरविंद उसके परिवार और कॉलेज के प्रसंग और दूसरी ओर जो है द्रोणाचार्य इसके परिवार व युधिष्ठिर अर्जुन भी अश्वत्थामा एकलव्य आदि के प्रसंग यहाँ पर दर्शाए हैं। तो
ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 58 में पूछा गया है कि भाई उद्यंत मार्तंड को प्रकाशन में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है। उद्यंत मार्तंड नामक जो समाचार पत्र है हिंदी का पहला समाचार पत्र माना गया है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, उद्यंत मार्तंड। इसे प्रकाश में लाने का जो श्रेय किसे जाता है, तो ये आपको बताना है। तो ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय का नाम आएगा। तो हिंदी भाषा में उद्यंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को निकाला गया। इसलिए इस दिन को यानी कि 30 मई को ही जो है हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदी दिवस नहीं, हिंदी पत्रकारिता दिवस, माफी चाहूंगी। तो हिंदी पत्रकारिता का दिवस कब होता है, तो 30 मई के दिन ही हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कोलकाता से साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था। कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न। 1826 सन आपको ध्यान रखना है। आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई। चंद्रदेव से मेरी बातें नामक जो शीर्षक कहानी है सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आगे बढ़ते हैं। और किसके द्वारा रचित है ये। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी जो है 1904 में प्रकाशित हुई। चंद्रदेव से मेरी बातें राजेंद्र बाला घोष यानी बहु महिला की कहानी है। इसकी जो और अन्य कहानियां हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907, दालिया जो है 1909 इत्यादि इनकी कहानियां हैं। दुलाई वाले को किसी विद्वान ने प्रथम कहानी भी माना भाई। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित रही है ये चंद्रदेव से मेरी बातें। यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई पहली कहानी मानी जाती है। कई बार पूछा जाता है पत्रात्मक शैली में लिखी गई हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तो चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि बंग महिला द्वारा लिखी गई है। राजेंद्र बाला घोष। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ। ब्रज भाषा का विकास जो है इनमें से आपको पता ही है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकली। पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां निकल कर आई, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, जो ये सभी बोलियां पश्चिमी हिंदी की है, तो देख लेते हैं। ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ब्रज भाषा एक क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा यह हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ये संस्कृत से की जन्मी है। तो कई बार पूछ लिया जाता है हिंदी जो है कि जन्मी जो है कौन सी भाषा है हमारी, संस्कृत। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न आता है। तो ब्रज भाषा भी की जननी भी जो है संस्कृत ही है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। यानी कि ब्रज भाषा में जब हम साहित्य की बात करें, पूरा का पूरा हमारा रीतिकाल ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। रीतिकाल के जितने कवि हुए हैं उन्होंने ब्रज भाषा को ही अपनाया है। और साथ ही जो है भक्ति काल के अंतर्गत सूरदास जी द्वारा भी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई। और तुलसीदास ने भी कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं और कुछ उन्होंने अवधी भाषा में लिखी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 में पूछा गया है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताइए। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था है अवघट, ये आपको ध्यान रखना है। अपभ्रंश का प्रवृत्ति रूप या उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवघट दिया गया है। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं, तो 8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है, तो आंसर हो जाएगा बिहार की। मगही जो है बिहार की बोली है। मगही, मैथिली, भोजपुरी ये सभी बिहार की बोली है। तो बिहार में बोली जाने वाली मगही एक बोली है। और हिंदी की अनेक बोलियां उपभाषाएं हैं। भारत में 18 बोलियां हैं, जिसमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली,
बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरटा, पंच परगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख है। और कुछ उच्च श्रेणी के में भी साहित्य रचे गए हैं, जैसे कि आप लोगों ने को मैंने बताया रीतिकाल का पूरा रीतिकाल जो है ब्रज भाषा में लिखा गया, और अवधी भाषा में भी जो है, जैसे कि रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया रामचरित मानस, ये जो है अवधी भाषा का महाकाव्य है। तो इस प्रकार से अवधी भाषा और ब्रज भाषा साहित्य की दृष्टि से काफी प्रमुख भाषाएं रही हैं। प्रश्न नंबर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 64। भाषा और परिवार के वर्गीकरण का आधार इतिहास है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अपभ्रंश का जो मुख्य छंद है वो आपको पता ही है, दोहा मुख्य छंद है। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है, तो अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा या दोहा है। अपभ्रंश भाषा में दोहा कहा जाता है। प्राकृत को जो है गाथा या गाहा कहा गया है, और इसको अपभ्रंश को दोहा या दोहा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार प्राकृत को गाथा के कारण गाहा बंद कहा जाता है अपभ्रंश भाषा में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछा जाता है अपभ्रंश को जो है दोहा को जो है दोहा, सॉरी भाई, दोहा को दोहा, और जो है प्राकृत भाषा प्राकृत को जो है सॉरी गाथा, दोहा को गाथा या गाहा, गाथा, एक सेकेंड में, गाहा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। पूछ लिया जाता है दोहा को प्राकृत में क्या कहा गया है और अपभ्रंश में क्या कहा गया। प्राकृत में गाथा या गाहा ध्यान रखना है, और अपभ्रंश में दोहा या दोहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया है आगरा की बोली क्षेत्र कौन सी है। तो आगरा की बोली का क्षेत्र है वो ब्रज है। तो ध्यान रखना है, धीरेन्द्र वर्मा ने ग्रीशन द्वारा निर्दिष्ट कन्नौजी क्षेत्र को ब्रज के क्षेत्र से अलग नहीं माना है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अपने सर्वेक्षण के आधार पर इन्होंने कानपुर तक ब्रज भाषाई क्षेत्र ही कहा है। उनके अनुसार, यानी धीरेन्द्र वर्मा जी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुंदेलशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं तथा बरेली के जिले, अवधी, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बांकाबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, गोंडा बस्ती और बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, शाश्वती तथा फतेहपुर खड़ी के ये जो सभी क्षेत्र है ये अवधी भाषा के हैं। उसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखने हैं खड़ी बोली के क्षेत्र भी। खड़ी बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अंबाला, कलसिया और पटियाला के पूर्वी भाग, रामपुर और मुरादाबाद आदि जो है ये खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाने वाली अत्यंत मधुर सरस भाषा रही है। नेक्स्ट है मुल्ला वजीह की रचना का नाम बताइए। तो मुल्ला वजीह की रचना है कुतुब मुस्तरी। तो आगे बढ़ते हैं, प्रताप शाही की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। प्रताप शाही की इनमें से जो है नवरस तरंग रचना नहीं है। बेनीपुरी की रचना है ये नवरस तरंग, सॉरी भाई, बेनी परवीन की रचना है, बेनीपुरी नहीं, बेनी परवीन। कवि बेनी परवीन हुए हैं रीतिकाल के अंतर्गत। इनकी प्रमुख रचना है नवरस तरंग, कौमुदी और काव्य विलास और श्रृंगार मंजरी, ये तीनों रचनाएं प्रताप शाही जी की हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार इनमें से लाल कवि है। लाल कवि द्वारा जो है छत्रसाल की वीरता के में लिखा गया छत्र प्रकाश। तो लाल कवि की प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनके जीवन पर
छतर प्रकाश में दोहा चौपाई के बड़े ब्यौरे के साथ वर्णन किया गया है। इतिहास की दृष्टि से छतर प्रकाश महत्वपूर्ण पुस्तक है। छतर प्रकाश पुस्तक में 76 साल संवत 1764 तक का ही वृत्तांत इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा नीतिकार कवि नहीं है? इनमें से जो है नीतिकार कवि कौन सा नहीं है? तो नाम आएगा गिरिधर कविराय का। रहीमदास, दीनदयाल और गिरिदास ये सभी नीतिकार कवि रहे हैं। तो गिरिधर दास जो है आपको पता ही है भारतेंदु जी के पिता रहे हैं, ब्रज भाषा के प्रौढ़ कवि माने जाते हैं। और बाबू गोपाल चंद्र इनका नाम था। कविता में अपना उपनाम इन्होंने गिरिधर दास या गिरिधर या गिरिधन रखते हैं। और भारतेंदु इनके संबंध में लिखते हैं कि जिन गिरिधर दास कवि रचे ग्रंथ 40, यानी कि जो भारतेंदु जी के पिता है गिरिधर दास जी, इनके द्वारा 40 ग्रंथों की रचना की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम जो है नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में केवल इन्हीं प्रश्नों को हम करेंगे और इसी तरह परीक्षा तक अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को तथ्यों को करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।